अगले कुछ दिनों में चांदी का ट्रेंड कैसा रहेगा? क्या रेंज बनेगी? क्या खरीदारी का समय है या बिक्री का? सिल्वर के आउटलुक का हाल लेंगे एलकेपी सिक्योरिटीज के कमोडिटी करेंसी वाइस प्रेसिडेंट जतिन त्रिवेदी से। मैं हूं कमल शर्मा। जतिन जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। नमस्कार कमल जी। जी, जतिन जी, हम चांदी पर आपसे आगे बात करें उससे पहले आज बाजार में जिस तरह हमने मॉर्निंग में ओपनिंग देखी और अभी जो हाल है बाजार का, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमल जी देखिए, मार्केट का रिएक्शन जो है वो काफी सारी कलेक्टिव चीजों का है। एक तो जो है वो रुपया जो है वो कहीं ना कहीं आज सुबह हमने देखा था कि रुपया जो है वो स्ट्रेंथ के साथ ओपन हुआ था, जिसके कारण से प्रभावित गोल्ड सिल्वर के ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव रिएक्शन देखने मिला घरेलू बाजार में। इसी के सामने शुक्रवार को हमने रुपए को बहुत बड़े फॉल के साथ देखा, जहाँ पर 1% से ज्यादा रुपया जो है वो गिर चुका था और 89.65 और 89.70 के बीच के लोअर लेवल्स तक छूने की कोशिश हुई। और इसके चक्कर में कॉमेक्स के अंदर जो फॉल आया था शुक्रवार को, तो उसमें यहाँ पर जो है वो इतनी बड़ी फॉल नहीं आई। तो वॉलेटिलिटी जो है अब वो बढ़ती हुई देखने मिल रही है, ऑलरेडी हाई पे ही है वॉलेटिलिटी। लेकिन एक दिन पॉजिटिव, दूसरे दिन नेगेटिव, सुबह को पॉजिटिव, शाम को नेगेटिव, ये वॉलेटिलिटी जो है वो अभी आग कर चल रही है मार्केट को। लेकिन ट्रेंड जो है, ब्रॉडर ट्रेंड जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉजिटिव भी बना हुआ है, क्योंकि लोअर लेवल्स पर रुपए के कारण से या कॉमिक्स के प्राइसेस के कारण से कहीं ना कहीं दोनों ही चीजों में से एक, कोई भी एक जो है वो सपोर्ट में आ जाता है घरेलू बाजार के प्राइसेस में। जी। लंबी अवधि में बाजार सकारात्मक है, लेकिन अभी जो वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है जतिन जी, उसमें आप आने अगले कुछ दिनों में चांदी का आउटलुक क्या मानते हैं? अब थोड़ा सा मेरा पॉजिटिव साइड तक का व्यू पॉइंट रहेगा कमल जी, क्योंकि जब तक $50 के आसपास हम रेगुलरली ट्रेड कर रहे हैं कॉमेक्स में, तो ये कहीं ना कहीं एक सपोर्ट का कारण बन सकता है कि $50 से बहुत ज्यादा गिरावट नहीं आ रही है चांदी के अंदर। हालांकि बहुत ज्यादा बाइंग भी नहीं हो रही है, बार बार लेवल को टेस्ट करना का मतलब ये भी होता है कि वीक भी हो सकता है लेवल। लेकिन लोअर लेवल्स पे कहीं ना कहीं 47 और $48 के बीच में जब आ जाता है, तो वहां से एक क्विक बाउंस बैक भी आ रहा है। और यूएस मार्केट का डेटा वाइज जो है वो रीओपनिंग होना, वो भी कहीं ना कहीं एक प्राइसिंग करते हुए देखने मिल रहा है मार्केट जो पिछले 1 डेढ़ महीने से जो मिसिंग था, जहाँ पर इकोनॉमिक डेटा जो है वो मिल नहीं रहे थे मार्केट को कि किस हिसाब से इसके अंदर फंडामेंटल्स को आंकना चाहिए। फेडरल रिजर्व जो है वो आगे जाके इस डेटा के हिसाब से क्या करेगा, तो अब इस चीज का जो है उल्लेख होते रहेगा और मार्केट इसको डाइजेस्ट करेगा। तो वॉलेटिलिटी बढ़ती रहेगी, ट्रेंड जो है वो कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी ज्यादा रहेगा। एक तरफ का अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड आपको नहीं मिलेगा मार्केट के अंदर। तो लेवल्स अगर मैं देखने जाऊँ तो सिल्वर के अंदर $47 to $48 मेरे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा, और $55 जो है वो बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस है फिलहाल, तो जो ऑल टाइम हाई के करीब का है। लेकिन इमीडिएट बेसिस पे देखने जाएंगे तो $52 भी एक छोटा सा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। घरेलू बाजार में इसका उल्लेख देख लो तो 1,48 से 1,50 इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, और हायर साइड पे 1,57 से लेके 1,60 मेजर रेजिस्टेंस प्ले करते हुए देखने मिलेगा आपको। जी, तो जतिन जी, अभी जो चांदी का जो चार्ट है, उस पे कौन से पैटर्न सबसे अहम दिखाई दे रहे हैं? लेकिन पैटर्न जो है वो कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी का दर्शा रहा है, क्योंकि ना ही हायर हाई लेवल्स ब्रेक हो रहे हैं और ना ही लोअर लो लेवल्स ब्रेक हो रहे हैं। दिवाली के बाद के जो हाई हैं वो भी ब्रेक नहीं हो पा रहा है, और जो दिवाली पीरियड के बाद जो प्रॉफिट बुकिंग आई थी उसके बाद के जो प्राइसेस में लो बनाए थे, उस लेवल्स को भी मार्केट ब्रीच नहीं कर पा रहा है। तो लेवल जहाँ पर वॉलेटिलिटी हाई है वो है 1,45,000 लोअर साइड पे ऑन द वीकर पॉइंट, और 1,65,000 हायर साइड पे ऑन द हायर साइड। तो इसके बीच में जो है वो कहीं ना कहीं 15,000 के बीच के अंदर जो सिल्वर है वो आपको फंसा हुआ दिखने मिल सकता है। और हमने आई थिंक पहले भी बात की थी कि अब जो है वॉलेटिलिटी बढ़ते हुए दिखने मिलेगी, ना ही ज्यादा बड़ा अप ट्रेंड दिखेगा ना ही ज्यादा डाउन ट्रेंड दिखेगा। तो हायर साइड की वॉलेटिलिटी के लिए रेडी रहना चाहिए, और इसको अगर समझ के चलेंगे तो ट्रेड करना आसान हो जाता है, पोजिशन करना भी आसान हो जाता है। जी, जतिन जी, चांदी में
इस हफ्ते कोई बड़ा मूवमेंट संभव है, या 10 तारीख को जब फेड की मीटिंग होगी इंटरेस्ट रेट को लेकर के, उसके बाद ही कोई संभावना हमें दिखेगी? अब बड़ा ट्रेंड तो फिलहाल इस हफ्ते मिसिंग रहेगा कमल जी, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट के अंदर फेडरल रिजर्व की जो अभी मीटिंग के ऊपर नजर है, उसका कलेक्टिव डेटा जितना आते जाएगा उसके ऊपर रिएक्शन होगा इस हफ्ते जो भी डेटा आएंगे। मसलन शुक्रवार को हमने देखा था कि अ, अ, शुक्रवार और गुरुवार के बीच में जब जो डेटा आए थे उसमें देखा गया था कि नॉन फार्म पेरोल्स के और अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा आए थे, तो उसमें ये उल्लेख हुआ था कि नॉन फार्म पेरोल्स अगर बढ़ के आया है तो हायर चांसेस हो जाता है कि फेडरल रिजर्व जो है वो कहीं ना कहीं पॉलिसी में रेट कट की रुझान जो है थोड़ी सी कम करे, क्योंकि अगर इकोनॉमिक स्ट्रेंथ में है, पेरोल्स ज्यादा हो रहे हैं नॉन फार्म में, तो डेफिनेटली इसका मतलब ये है कि इकोनॉमी अच्छी है, तो रेट कट का शायद रुझान कम हो। लेकिन ओवर द वीकेंड अगर देखें तो फेडरल रिजर्व के जो कमेटी मेंबर्स की जो स्पीच थी उसमें ये देखने मिला था कि कहीं ना कहीं रेट कट जो है वो हो सकता है दिसंबर में। तो इसके कारण से ये कहीं ना कहीं सपोर्ट जो है वो भी लेते हुए देखने को मिल रहा है गोल्ड के अंदर, प्राइसेस जो है वो। तो इस हफ्ते जो मेजर डेटा आने वाले हैं वो है रिटेल सेल्स डेटा, यूएस के जीडीपी के आंकड़े आने वाले हैं, फिर वीकली इनिशियल जॉबलेस डेटा आएंगे। तो इन सबको आकर कलेक्टिवनेस जो बनेगा उसके हिसाब से गोल्ड और सिल्वर रिएक्ट देगा। रिएक्शन मुझे लग जी रहा है वॉलेटिलिटी का रहेगा, ट्रेंड नहीं जी। रहेगा इसके अंदर। तो डिप में बाइंग की खरीदारी की ही अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए, जिस तरह से मैंने लेवल ऑफ सपोर्ट दिए हैं। और बहुत ज्यादा बड़ी गिरावट या फॉल एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए इस हफ्ते स्पेशली। तो चांदी का जो ट्रेड है, शॉर्ट टर्म ट्रेड की बात करें तो वहां पर क्या ग्लोबल मैक्रो डेटा उसे बहुत प्रभावित कर रहे हैं, या और अभी करेंगे? डेफिनेटली करेंगे। जितना टैरिफ, ट्रेड टैरिफ को लेकर के जो क्लैरिटी आने की अभी तक आई नहीं है, तो जितना वो क्लैरिटी की तरफ आएंगे तो शायद गोल्ड और सिल्वर के लिए थोड़ा सा वो नेगेटिव रिएक्शन बनता है। लेकिन क्योंकि डॉलर इंडेक्स जो है वो थोड़ा सा प्रभावित कर रहा है अभी ज्यादातर, क्योंकि डॉलर इंडेक्स का फिर से 100 के करीब आना वो भी एक कहीं ना कहीं नेगेटिव सेंटिमेंट है। ये प्रॉफिट बुकिंग जो है वो उसके लिहाज से भी आ जाती है। जितना डॉलर इंडेक्स 100 के ऊपर जितना मेंटेन करने की कोशिश करेगा उतना गोल्ड सिल्वर को थोड़ा सा नेगेटिव रिएक्शन दिखने मिलेगा। बट अभी फिलहाल ऐसा तो कुछ अनुमान नहीं दिख रहा है कि डॉलर इंडेक्स 101 के ऊपर बहुत ज्यादा भाग जाए, 102, 102.50 के आसपास आ जाए, तब तो डेफिनेटली गोल्ड और सिल्वर के बहुत नेगेटिव रिएक्शन दिखने मिल जाएंगे। लेकिन जब तक ये एक रेंज में फंसा है $100 के आसपास में, तब तक ये वॉलेटिलिटी बनी रह सकती है। तो ट्रेंड जो है वो यहाँ से डॉलर इंडेक्स आपको दिखाएगा कि गोल्ड और सिल्वर के ऊपर क्या असर हो सकती है आगे चलते हुए, और ग्लोबल कलेक्टिव इकोनॉमिक डेटा और ट्रेड डील्स को लेकर के किस तरह से रुझान बन रहा है वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, उसका थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है। जी। जतिन जी, एक इंट्राडे ट्रेडर और एक पोजिशनल ट्रेडर की रणनीति में अभी क्या फर्क होना चाहिए सिल्वर पर? देखिए, लेवल वाइज रणनीति रखना है। इसके अंदर बड़े ट्रेंड को कैप्चर करने की कोशिश नहीं करनी है। जो ट्रेड कैप्चर करने की कोशिश करनी है वो इंट्राडे ट्रेडर्स को ध्यान में रख के कि मार्केट अगर पॉजिटिव साइड का दिख रहा है तो डिप का वेट करना है, ना कि बड़ा जो कभी कोई भी ब्रेकआउट मिल जाता है वहां पर बाय करो। ये अभी ब्रेकआउट वाला ट्रेड या ब्रेकआउट वाला ट्रेंड नहीं है फिलहाल, जो अपने हमने जून से अगस्त तक जो देखा था कि जहाँ पर आप ब्रेकआउट में भी बाय कर लो तो अच्छी खासी रैली मिल जाएगी, वैसा वाला ट्रेंड नहीं है अभी। तो डिप पे बाइंग करने की अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है लेवल वाइज, जिस तरह से डिस्कशन होती है, जिस तरह से आप अगर चार्ट को फॉलो करते हो तो उसमें भी कोई भी लेवल अगर आप फॉलो करते हो तो उसके हिसाब से करनी है, और स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। क्योंकि वॉलेटिलिटी में क्या होगा, अगर गलत साइड पे अगर आप ट्रेड ले लेते हैं तो रेंज के अगर ऊपरी स्तरों पे अगर आपने बाइंग की है तो वहां से आपका रिस्क जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि डिप पे बाइंग करने की ज्यादा फायदेमंद चीजें यही है कि रिस्क रिवॉर्ड जो आपके फेवरेबल में आ जाता है। जी। और एफआईआई और बड़े फंड्स का सेंटिमेंट चांदी पर कैसा दिख रहा है? वैसे तो कमल जी अगर ओवरऑल देखें तो सभी लोग चांदी के अंदर लॉन्गर टर्म होराइजन के हिसाब से बुलिश है। लेकिन शॉर्ट टर्म में क्या है, थोड़ा सा वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है, क्योंकि जितनी बाइंग पिछले 6-8 महीने में हुई है उतनी तेज रफ्तार से बाइंग जो है फिलहाल मिसिंग रहेगी। ईटीएस का रुझान से अभी भी बाइंग नंबर्स जो है वो बढ़ रहे हैं। इनफैक्ट ईटीएफ के अंदर माध्यम से और सिल्वर के अंदर अलोकेशन के हिसाब से देखने जाएंगे तो पॉजिटिविटी के साइड के संकेत है। थोड़ा सा धीमापन है, लेकिन ओवरऑल लॉन्गर टर्म प्रोजेक्शंस के हिसाब से है वो। इमीडिएट बेसिस पे देखे जाएंगे तो थोड़ा सा मिक्स्ड रिएक्शन रह सकता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि रेंज को समझ के चलना है शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को। बड़े पैमाने पे अगर कोई लंबी अवधि के लिए अगर कुछ कर रहा है तो उसे ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है।
10-15% का फॉल जब भी आता है तो उसके अंदर और निवेश के मौके ढूंढने हैं। जी। जतिन जी, अंतिम सवाल के आने वाले दिनों में कोई ऐसा इवेंट है जो सिल्वर में अचानक वॉलेटिलिटी बढ़ा सकता है? फेडरल रिजर्व की जो इंटरेस्ट रेट डिसीजन है दिसंबर में, वो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करेगा गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस को और चांदी के प्राइसेस को भी, क्योंकि जितना हम ये समझ के चल रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट का रुझान जो है वो कहीं ना कहीं रेट कट की तरफ है, तो उसमें अगर जो ब्रेक लग जाती है दिसंबर मंथ में, और कमेंट्री जो है वो भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। कमेंट्री अगर यह जाती है कि नेक्स्ट और एक क्वार्टर तक और ज्यादा रेट कट की तरफ उम्मीदें नहीं बढ़ानी चाहिए, तो डेफिनेटली रिएक्शन नेगेटिव साइड का आएगा। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट कट भी हो जाता है और अगर डोविश कमेंट्री भी आ जाती है, तो बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी साइड के संकेत भी मिल जाएंगे गोल्ड और सिल्वर के लिए। और साथ ही साथ में यूएस चाइना की ट्रेड डील और यूएस इंडिया की ट्रेड डील की अनाउंसमेंट जितनी भी तेजी से बढ़ने की वो क्षमता बढ़ेगी, उतना ही डॉलर इंडेक्स जो है थोड़ा सा वीकनेस की तरफ भी आ सकता है। तो उसके कारण से भी गोल्ड सिल्वर को सपोर्ट मिल सकता है। तो दोनों साइड के ट्रेड ओपन रहेंगे, तो ये सबका वर्णन जो है वो गोल्ड सिल्वर आपको ट्रेड अपने प्राइसेस में दिखाएगा। जी। आपका कोई डिस्क्लेमर जतिन जी? कमल जी, मैं गोल्ड और सिल्वर के ईटीएफ के माध्यम से निवेश बना रहता हूँ इसके अंदर, और ट्रेडिंग आइडियाज जो हमारे क्लाइंट्स को रेगुलर बेसिस पे जाते हैं। ये मेरा डिस्क्लेमर होगा। जी, आपका धन्यवाद, शुक्रिया जतिन जी। नमस्कार।